जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन कैसे बनाना है ना, सीएलएम का इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन हम बना रहे थे, मोमेंटम जस्ट बिफोर ब्लास्ट इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर ब्लास्ट। कौन सा मोमेंटम? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। इन बातों को एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है ना। ऐसा नहीं कि सर इक्वेशन इतनी इजीली लिख ले रहे हैं तो हम भी हर क्वेश्चन में लिख ही लेंगे, ये नहीं सोचना है तुम्हें। तुम्हें देखना है कि सर एक एक पॉइंट जो एग्जैक्ट बता रहे हैं उसका यूज़ हो रहा है क्वेश्चन में। जैसे जब मैं बोल रहा हूँ कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, ये टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का लेना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक तुम पूरे सिस्टम को नहीं सेलेक्ट करोगे तब तक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा, है ना। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें अगर मैं किसी एक ही पार्ट का मोमेंटम का इक्वेशन लिखूंगा, है ना, किसी बम के एक टुकड़े का, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर दूसरा टुकड़ा जो है वो फोर्स लगा रहा है। बट अगर मैं बॉम्ब को पूरा अपना सिस्टम ले लेता हूँ तो क्या होगा? जो एक टुकड़ा दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वही दूसरा पहले पे लगा रहा है ना। जो पहला तीसरे पे लगा रहा है वही तीसरा पहले पे लगा रहा है। जो दूसरा तीसरे पे लगा रहा है वही तीसरा दूसरे पे लगा रहा है। वो अंदर में वो सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। इसीलिए नंबर वन इंपॉर्टेंट स्टेप इज, जब तुम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो, अपना डिसीजन ये लेना है तुम्हें कि मेरा सिस्टम कौन सा है। क्लियर? उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और किसमें कैसा सिस्टम लिया जाता है वो तुम टाइप के क्वेश्चन देखते जाओगे, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा। बट हर जगह कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होगा। क्या? सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना है। क्लियर? और क्योंकि हम लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना, तो लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन हम लिख रहे हैं, दैट मीन्स वो एक वेक्टर इक्वेशन है। तो हो सकता है कभी x में नेट फोर्स जीरो हो बट y में ना हो, कभी हो सकता है y में नेट फोर्स जीरो हो बट x में ना हो। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है उसी डायरेक्शन में CLM का इक्वेशन लिखाएगा। ठीक है? ये छोटे छोटी बातें तुम्हें साइड में अभी आज नोट्स, जब तुमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो आज शुरू होने के पहले तुम लिख सकते हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है? बट ये सब देखो वही चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, बट जस्ट उसको फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए। क्लियर? तो क्या बोला मैंने तुम्हें कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन आएगा। मतलब या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या जिस डायरेक्शन में भी तुम लिखना चाहते हो। क्लियर? अभी नेक्स्ट तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट है? सिस्टम एक बार तुमने पहचान लिया तो उस सिस्टम में किसकी वेलोसिटी कितनी है ना। क्योंकि जब तुम लीनियर मोमेंटम लिखोगे मास इनटू वेलोसिटी, तो तुम्हें सबकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। और वेलोसिटी लिखते वक्त वो वेलोसिटी है, याद रखना ना, वेक्टर्स है वो, तो तुम्हें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। क्लियर? कि किसके आगे हम प्लस साइन लगा रहे हैं, किसके आगे माइनस साइन लगा रहे हैं। और मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताया कि दो तरीके होते हैं डायरेक्शन का ध्यान रखने के ना। या तो तुम उसे वेक्टर की तरह छोड़ दो, जो अपने आप साइन आएगा वो आएगा, या तो तुम कोई डायरेक्शन अज्यूम कर लो। अगर वो आंसर पॉजिटिव आ गया मतलब तुमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो सही है, अगर नेगेटिव आ गया मतलब तुमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो गलत है। क्लियर? तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। क्लियर? तो आज हम लोग और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें फिर से हम इक्वेशन ही बनाना सीखेंगे ना। तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन बनाना आना चाहिए। मैं इतने टाइप के क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि तुम्हें माइंड में कभी भी गलती ना हो ना। मोस्टली CLM में पता क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो इक्वेशन m/v लिख देना है ना, बहुत ईजी है। लेकिन वहाँ बीच में सिली मिस्टेक होने के पॉइंट्स बहुत सारे हैं। वो तभी तुम्हें समझ में आएगा जब तुम वो जो क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो तुम घर पे खुद से करोगे, और जब तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे DPP से या बुक से जो मैं तुम्हें दूंगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग अपना इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना। तो आ जाओ, अभी हम लोग अपने सिलेबस के कौन से पार्ट में हैं? हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी उसी के अंदर है। क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट टाइप के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो है ट्रॉली प्रॉब्लम्स। अभी ट्रॉली प्रॉब्लम्स कैसे प्रॉब्लम्स हैं देखो, है ना। ये हमारी ट्रॉली है, इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। चलो, ये अपनी ट्रॉली हो गई। अभी इस पे लेटस से ये ट्रॉली हमारा ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, ट्रॉली इज ऑन ग्राउंड। क्लियर? और जो तुम्हारा नीचे ग्राउंड है वो स्मूथ है, मतलब इसमें क्या है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, है ना। मतलब ये जो नीचे वाला तुम्हारा फोर्स है
इस ग्राउंड जो है इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाया, जैसे हमने बोट वाले क्वेश्चन में किया था, नीचे वाला ग्राउंड हमने स्मूथ रखा था ना, या वाटर था नीचे पानी, वो हमने स्मूथ रखा था, क्लियर। या प्लैंक वाले क्वेश्चंस में ना, जब एक पर्सन दूसरे पॉइंट पे चल करके जाता है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो नीचे स्मूथ मतलब इस ट्रॉली के ऊपर नीचे ग्राउंड से कोई फोर्स नहीं लगने वाला। अब क्या है, इस ट्रॉली के ऊपर लेटर से एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। अभी ये जो पर्सन है और ये जो ट्रॉली है, मान लेते हैं ये दोनों के दोनों जो हैं ये किसी पर्टिकुलर स्पीड v0 से ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, v0 से। ध्यान रखना हर टर्म क्या है यहाँ पे, है ना। और जब तुम नोट करो तो ये एक एक टर्म का मीनिंग लिखोगे। v0 क्या है, ट्रॉली और पर्सन का स्पीड, ठीक है, दोनों का स्पीड होगा। ऑब्वियसली पर्सन ट्रॉली के ऊपर खड़ा है और ट्रॉली कितनी स्पीड से जा रहा है, v0 स्पीड से जा रहा है। समझ आया। हम कुछ मास भी ले लेते हैं। मान लो तुम्हारा जो ट्रॉली है उसका जो मास है उसको मैं कैपिटल M ले रहा हूँ, और ये जो मैन खड़ा है उसके मास को मैं स्मॉल m ले रहा हूँ, क्लियर। अब क्या होगा, मान लो ये दोनों v0 स्पीड से जा रहे हैं एक स्मूथ ग्राउंड पे। अभी ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसने मारा जंप, ठीक है, ये जंप मार गया और इसने जंप मारा लेट अस से विथ स्पीड u। अब क्या होता है जब हम जंप करते हैं ना, मैंने तुमको बताया था जब भी हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम ग्राउंड पे चल रहे हो तो तुम ग्राउंड के ऊपर एक पीछे एक ऐसे एंगल पे एक फोर्स लगाते हो, तो ग्राउंड तुम्हारे ऊपर इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाता है, जिसका x कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाता है और y कंपोनेंट क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो उसी तरीके से जब इसे यहाँ जंप मारना होगा ना, तो अभी ये ग्राउंड पे तो नहीं खड़ा है, ये ट्रॉली पे खड़ा है, तो इसे ना ट्रॉली को पीछे की तरफ पुश करना पड़ेगा, तभी ट्रॉली इसको आगे की तरफ पुश करेगा तो ये आगे की तरफ जंप मारेगा। समझ आई बात सभी को। तो जब मैन ट्रॉली को पीछे की तरफ पुश करेगा तो तुम सिर्फ ट्रॉली के बारे में एक बार सोचो। ट्रॉली की स्पीड v0 है, अगर मैन ने ट्रॉली को पुश किया, तो अगर मैं सिर्फ ट्रॉली को सिस्टम मानता हूं तो मैन ट्रॉली के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ना, तो मैन ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा, उसके कारण ट्रॉली की स्पीड चेंज हो जाएगी। ये मैंने तुम्हें क्या एक्सप्लेन किया, इससे मैंने तुम्हें 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। नंबर 1 क्या, कि ट्रॉली की स्पीड कैसे चेंज होगी, है ना, क्यों चेंज होगी ट्रॉली की स्पीड। और नंबर 2 क्या, मैं सिर्फ ट्रॉली को अपना सिस्टम नहीं मान सकता, क्योंकि मैन तो ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, जब वो जंप कर रहा है तो ट्रॉली के ऊपर तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा, तो उसको सिस्टम CLM लिखते वक्त हम उसको सिस्टम नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि CLM के लिए सिस्टम कौन होना चाहिए, जिस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। समझ आ गया। तो आई थिंक तुम इस बात को समझ गए होगे कि यहाँ पे हमें जब सिस्टम मानना होगा तो मैन और ट्रॉली दोनों को कंबाइन मानना पड़ेगा, क्लियर। ये जो एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें साइड में नोट करना है, ठीक है। क्यों किसको सिस्टम लिया गया है, 2 क्वेश्चन में कर लोगे, ठीक है, इनिशियली कर लोगे इस पर्टिकुलर में, तो तुम्हें आगे फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऐसे तुरंत चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। तो मैन ने जंप मारा विथ स्पीड u, ठीक। तो मैन आगे की तरफ जंप मारा, ट्रॉली की स्पीड उसके कारण क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं ट्रॉली की स्पीड चेंज होकर के हो गई है v, क्लियर। अब ये तीनों टर्म मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। v0 है मैन के जंप करने के पहले ट्रॉली की स्पीड, मैन के जंप करने के पहले ट्रॉली की स्पीड है v0, है ना, बिफोर मैन जंप्स। u क्या है, जिस स्पीड से मैन जंप कर रहा है, क्लियर। v क्या है, मैन के जंप करने के बाद ट्रॉली की स्पीड। तो तुम इन तीनों को लिखोगे ना कहीं पे साइड में। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ना लिख करके इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ तुम लोगों के लिए। v0 क्या लिखोगे, लिखो स्पीड ऑफ ट्रॉली बिफोर मैन जंप्स। v क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर मैन जंप्स, ठीक है। अब u क्या है, ध्यान से देखो, है ना, u की कहानी अपने को इधर समझनी पड़ेगी। अब u का कहानी अलग से क्यों समझना पड़ रहा है, मुझे बताओ। ट्रॉली तो ग्राउंड पे चल रहा है, ट्रॉली तो ग्राउंड पे चल रहा है, इसका मतलब ये जो v0 और v है, ये दोनों जो तुमने वेलोसिटी लिखी है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर मैन जंप्स और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर मैन जंप्स, है ना, तो ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में होगी, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी, क्योंकि ट्रॉली ग्राउंड पे चल रहा है। तो तुम्हें जो तुमने दोनों लिखा ना वहाँ पे v0 और v, उसके बाजू में ये भी लिख दो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। v0 क्या है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली या स्पीड ऑफ ट्रॉली, जो भी वेलोसिटी होगा, डायरेक्शन ले लेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा,
ठीक है, बिफोर मैन जंप्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये आफ्टर मैन जंप्स, मतलब ये दोनों वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। लेकिन यू की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। यू जो है, अब मैन जो है वो ट्रॉली पे है, तो अब यू ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन देख करके तुम्हें ये समझना है कि क्वेश्चन में जो स्पीड दिया है वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो उसके हिसाब से ना इसमें डिफरेंट केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं देखो, यू का सबसे पहला केस बनता है कि जब यू है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, यू क्या है, स्पीड ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हो सकता है क्वेश्चन में वो दे दे, है ना, हो सकता है दे दे कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन तुम बोलोगे सर आपने तो पहले ये बताया था कि वो उसी के रेस्पेक्ट में होता है जिस फ्रेम पे बॉडी मूव कर रहा होता है ना, मैंने ये बताया था। तो अगर वो कुछ ना दे तो अपने को क्या करना है वो फिर अभी हम देखेंगे। बट अगर उसने बोल दिया क्वेश्चन में, है ना, मतलब उसने मान लो क्वेश्चन में बता ही दिया कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो क्या करोगे, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना पड़ेगा ना तुम्हें। क्लियर सभी को ये चीज़। तो इसीलिए ट्रॉली प्रॉब्लम्स में ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे हमने लिफ्ट वाले क्वेश्चन किए थे काइनेमेटिक्स में कि लिफ्ट जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और मैंने बॉल थ्रो किया ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से, तो तुम्हें ये बात खुद से समझना था कि ये 5 मीटर पर सेकंड बॉल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट होगी अगर मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ तो, है ना। बट यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा वो तुम लोगे, अपने मन से कुछ नहीं मानोगे। समझ आया सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है स्पीड ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हो, या फिर हो सकता है ये चीज स्पीड ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली हो। क्लियर। अब विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है अगर वो यू। अब तुम ध्यान से देखो इस पूरे केस में ना जो मैंने तुम्हें डिस्कस किया, ट्रॉली की ना दो स्पीड है, मतलब एक मैन के जंप के पहले और एक मैन के जंप के बाद। तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली के कौन से स्पीड के रेस्पेक्ट में उस मैन की स्पीड यू है वो भी क्वेश्चन में दिया होता है। क्लियर। वो बता देगा कि ये जो यू स्पीड मैन की ट्रॉली के इन दोनों में से किस स्पीड के रेस्पेक्ट में है, वो बात तुम्हें क्वेश्चन में ये वर्ड पढ़ के पता चलेगा। कौन सा वर्ड, ये सेकंड का भी दो पार्ट है, पहला है बिफोर जंप और दूसरा है आफ्टर जंप। ठीक है। अब ये बिफोर जंप और आफ्टर जंप क्या है, बिफोर जंप मतलब विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप, ये याद रखना है ना, विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ ट्रॉली। मैं बिफोर जंप को ऐसे शॉर्ट में बी डॉट जे लिख दे रहा हूँ, है ना, और ये वाला है स्पीड ऑफ ट्रॉली और आफ्टर जंप को मैं ए डॉट जे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बीजे ए जे। अब इस चीज़ को समझो, है ना, ध्यान से देखो, ये जो यू है ये ऐसा दो केस बना क्यों बना, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू क्या दी है, ट्रॉली दी है। अब मेरे मन में ये सवाल तो उठेगा ना कि सर वो जो जंप मारा उसने, तो ट्रॉली की स्पीड जंप मारने के पहले कुछ और है और जंप मारने के बाद कुछ और है, तो ये यू स्पीड इन दोनों में से किसके रेस्पेक्ट में है, वी के रेस्पेक्ट में कि वी नॉट के रेस्पेक्ट में, तो वो चीज़ हमें पढ़ के यहाँ पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में बोला है कि मैन की स्पीड यू है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, इसका मतलब वो वी नॉट के रेस्पेक्ट में है। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि मैन की स्पीड है यू विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, इसका मतलब वो वी के रेस्पेक्ट में है। क्लियर सभी को ये चीज़। मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा ना ये। तो अब इसमें जो केस ए है वो क्या आएगा, देखो मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो गया, ठीक है, ये यू आया, है ना, मान लो मैं इसी डायग्राम की बात कर रहा हूँ और लेटर से मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो मैं इसको प्लस यू लिखूंगा, है ना, प्लस ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, तो ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या लिखूँ, मैं ए केस की बात कर रहा हूँ, मतलब स्पीड ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप, है ना, केस ए में क्या है, स्पीड ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप लेना है ना, तो बिफोर जंप स्पीड की ट्रॉली की स्पीड कितनी, वी नॉट, तो मैं यहाँ पे प्लस वी नॉट करूँगा ना, क्योंकि राइट साइड है, तो बस ये हो गया। बी वाले केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली वो तो प्लस यू ही हो जाएगा, बट ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम कौन सा लोगे, जो ट्रॉली की स्पीड आफ्टर जंप है, वी। क्लियर। तो तुम मैन की वेलोसिटी
क्या लेते हो CLM के इक्वेशन में वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि u किसके रेस्पेक्ट में है। अगर u बिफोर जंप वाला दिया होगा तो तुम मैन की स्पीड ये लोगे, है ना, और आफ्टर जंप वाला दिया होगा तो मैन की स्पीड ये लोगे। क्लियर सभी को? तो इसमें ऐसे टोटल 3 केस है ना, एक डायरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है और विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली के 2 पार्ट। क्लियर? साइन का हम ध्यान रखेंगे। अब ये बात भी उठता है कि सर आप अचानक से विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्यों आ गए? अरे बेटा, जब तुम CLM का इक्वेशन लिखोगे तो सारे पार्ट की वेलोसिटी सेम फ्रेम में होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में ले लो, मैन की वेलोसिटी ट्रॉली फ्रेम में ले लो। नहीं, CLM इक्वेशन लिखते वक्त सबकी वेलोसिटी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होनी चाहिए। इस बात को कहीं पे स्टार मार्क करके डब्बे में लिख लो। क्लियर? तो ये तुम्हारा जो मैंने तुम्हें बताया ये तुम्हारी थ्योरी जैसी हो गई पूरी, है ना। ये तुम्हारा थ्योरी टाइप का हो गया कि कब हमें क्या चीज़ लिखना है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर से ना हम क्या करते हैं, मैं तुम्हें इक्वेशन बना के भी दिखाता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें इक्वेशन बना करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। लेट अस से उसने ये केस 1 है तुम्हारा और फिर 2A और 2B, मैं तीनों केस का CLM का इक्वेशन लिख करके तुम्हें अभी दिखाऊंगा। ठीक है, ऑफ ऑल द 3 केसेस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं केस नंबर 1 का बात करता हूँ, जब u गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो मैं CLM का इक्वेशन कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर CLM में इनिशियल और फाइनल पता होना चाहिए ना, बिफोर और आफ्टर क्या है। ठीक है, तो इसमें CLM का इक्वेशन क्या बनता है, ध्यान से देखो। CLM का इक्वेशन बनेगा मोमेंटम ऑफ ट्रॉली प्लस मैन जस्ट बिफोर जंप will be equal to momentum of trolley plus man just after jump। समझ आया? मतलब तुम CLM का इक्वेशन किन 2 पॉइंट्स के बीच में लिखोगे, जस्ट बिफोर जंप और जस्ट आफ्टर जंप। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटीज उसी हिसाब से दी है ना। ये ट्रॉली की वेलोसिटी v0 है बिफोर जंप और जस्ट जंप करने के बाद कितनी हो गई है v, और मैन की वेलोसिटी भी जंप करने के पहले कितनी होगी मुझे बताओ। जितनी ट्रॉली की है उतनी होगी ना, क्योंकि मैन तो ट्रॉली पे खड़ा था। तो मैन की वेलोसिटी जंप करने के पहले v0 होगी। ये बात हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, पहली बार डिस्कस हो रही है। तो कहीं साइड में तुम्हें ये लिखना है, क्यों मैन की वेलोसिटी बिफोर जंप v0 होगी, क्योंकि मैन ट्रॉली पे खड़ा है सीधा, तो जिस स्पीड से ट्रॉली जा रही होगी उसी स्पीड से मैन जा रहा होगा। क्लियर? तो u कौन सी स्पीड हो गई, ये मैन की वेलोसिटी हो गई आफ्टर जंप। ठीक है, और कब, जस्ट आफ्टर जंप, मतलब मैंने जस्ट जंप किया यू से। क्लियर? अब जंप करने के बाद वो नदी में कूदा, पानी में कूदा, किधर गया, उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। दैट इज वाई जस्ट आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट आफ्टर जंप। क्लियर सभी को? अब वो पानी नीचे गिरा जमीन पे, उसके ऊपर से ट्रक निकल गया, क्या मालूम, है ना, चोट गिर गया बेचारा, तो बोलोगे सर बहुत वायलेंट हो रहा है ना। बट वायलेंट नहीं हो रहा। मैं तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, सिर्फ इतने के बीच की बात बतानी है। ठीक है, अब वो जंप करके नीचे गिरा, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। क्लियर सभी को? देखो कैसे इक्वेशन बनेगा यहाँ पर ना, ट्रॉली और मैन का मोमेंटम जस्ट बिफोर जंप। तो तुम क्या करो, हमेशा जितनी चीजें हैं ना तुम्हारे डायग्राम में, सबका मोमेंटम तुम अलग अलग भी लिख सकते हो। मतलब ऐसे ट्रॉली का मोमेंटम लिख लिया प्लस उसमें फिर मैन का मोमेंटम किया, कर सकते हैं। या फिर ट्रॉली और मैन दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो तुम ट्रॉली का मोमेंटम और मैन का मोमेंटम क्या कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो। जैसे देखो इस केस में ट्रॉली प्लस मैन का मोमेंटम जस्ट बिफोर जंप कितना होगा बताओ। कैपिटल M और स्मॉल m दोनों v0 स्पीड से जा रहे थे ना बिफोर जंप, तो क्या होगा ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v0। ये मैंने लिखा है राइट साइड को पॉजिटिव मानते हुए, है ना। अब ट्रॉली प्लस मैन जस्ट आफ्टर जंप, तो मुझे बताओ जब जंप हो गया तो ट्रॉली की स्पीड और मैन की स्पीड चेंज हो गई ना, अलग अलग हो गई ना। तो ये जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ ये फर्स्ट केस का बना रहा हूँ जिसमें u विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। क्लियर सभी को? ये फर्स्ट केस में जिसमें u क्या है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो मुझे बताओ ये हो गया मैन और ट्रॉली का मोमेंटम जस्ट बिफोर जंप। अब ट्रॉली और मैन का जस्ट आफ्टर जंप, तो मुझे बताओ ट्रॉली का मोमेंटम कितना हो गया, कैपिटल M इंटू वी हो गया ना। ये ट्रॉली का मोमेंटम हो गया जस्ट आफ्टर जंप, क्यों? क्योंकि ट्रॉली की स्पीड v हो गई है। अच्छा मैन का कितना हुआ, तो मैन का स्मॉल m इंटू यू। मैं डायरेक्ट सिर्फ u लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस मतलब
जब मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दी है तो मैं उसको यू की वेलोसिटी पूरा ऐसे के वैसा ही यूज़ कर लूँगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये ट्रॉली और मैन का मोमेंटम जंप के पहले और ये ट्रॉली का मोमेंटम जंप के बाद, ये मैन का मोमेंटम जंप के बाद, तो वही इक्वेशन तो मैंने बनाया है। क्लियर? तो ये फर्स्ट वाला केस था, सबसे सिंपल केस है ना। सेकेंड केस का इक्वेशन क्या बनेगा देखो। सेकेंड केस में तुम्हारा इक्वेशन बनेगा मोमेंटम ऑफ ट्रॉली प्लस मैन जस्ट बिफोर जंप। वो तो सेम ही होगा, ट्रॉली और मैन दोनों क्या जा रहे हैं, v0 स्पीड से जा रहे हैं। अब आफ्टर जंप ट्रॉली की स्पीड v हो गई, तो ट्रॉली का स्पीड तुम m इंटू वी लिखोगे, ट्रॉली का मोमेंटम। बट मैन का मोमेंटम अब क्या लिखोगे? सेकेंड केस क्या है बताओ? 2 का मैं 2a कर रहा हूं अभी, है ना, 2a। क्लियर? 2a है बिफोर जंप, मतलब स्पीड ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। तो ये u वेलोसिटी मैन की है ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बिफोर जंप। इसका मतलब मैं मैन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लूंगा, u प्लस वी नॉट। और वो कैसा है वो मैंने तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, u प्लस वी नॉट। मतलब तुम बोलोगे सर ये दोनों इक्वेशन तो अलग अलग आ गए। हाँ, क्योंकि अलग अलग केस हैं ये। इनफैक्ट तुम ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे तुम्हें ना 3 अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि मैन की स्पीड जो u है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो उसका इक्वेशन ये बन गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है बिफोर जंप, तो ये उसका इक्वेशन बन गया। अब थर्ड क्वेश्चन ये है जिसमें क्या लिखा है कि मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है आफ्टर जंप, तो उसका सीएलएम इक्वेशन बनाओ। तो आओ बनाते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 नहीं 2 का बी ना, 2 का बी। बोलो बिफोर जंप तो यही होगा m प्लस एम इंटू वी नॉट, दोनों वी नॉट स्पीड से जा रहे हैं। आफ्टर जंप ट्रॉली तो mv हो जाएगा, लेकिन मैन की वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी, u प्लस वी। क्यों? क्योंकि अब जो u था वो विथ रेस्पेक्ट टू v था, तो मैन की टोटल वेलोसिटी u प्लस वी हो जाएगी। कैसे होगी वो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो ये तुम्हारे तीनों के तीनों इक्वेशन बन गए, ठीक है, ऑफ ऑल द 3 केसेस। इसमें कोई एक चीज़ अननोन होगा जो तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो मान लो उसने तुम्हें बाकी डेटा दे दिया और बोल दिया कि बताओ ट्रॉली की स्पीड कितनी होगी आफ्टर जंप, तो उसमें v की वैल्यू तुम्हें इन इक्वेशन से कैलकुलेट करके निकालनी होगी। ठीक है? तुम्हें इसमें से कुछ भी रटना नहीं है। तुम्हें रटना क्या है कि बिफोर जंप और आफ्टर जंप में हमें करना क्या होता है, और ये भी तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी में सीख रखा है। क्लियर? रटना कुछ भी नहीं है ना। ये नहीं कि तुम ये तीनों इक्वेशन बैठ के रटने लगो कि सर u दिया होगा तो ऐसा करेंगे, v नॉट दिया होगा तो ऐसा करेंगे, v दिया होगा तो ऐसा। नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी करेंगे हम, है ना। अभी 2 शानदार एग्जाम्पल हम करेंगे इसके, और इनफैक्ट मैं तुम्हें सीधे टफ क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। वहाँ पे मैं एक आदमी को नहीं 2 आदमी को जंप कराऊंगा। क्लियर सभी को ये चीज़? तो भावनाओं को समझते हुए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है? मैं सीधा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर? बच्चे वाला क्वेश्चन तो ऐसा तुम कर ही लोगे ना, तुम्हारे सामने तीनों इक्वेशन है। अगर एक ही आदमी जंप कर रहा है तो तुम क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। तो इसको पहले अच्छे से देख लो, इस पेज में जो भी कुछ है नोट कर लो। सीएलएम क्यों अप्लाई हुआ यहाँ? मैन प्लस ट्रॉली सिस्टम पे, है ना, मैन प्लस ट्रॉली, ट्रॉली प्लस मैन। अकेले किसी पे सीएलएम अप्लाई नहीं हुआ, पूरे सिस्टम पे हुआ है। क्लियर? क्योंकि जो फोर्स मैन ने ट्रॉली पे लगाया जंप करते वक्त, वही ट्रॉली ने मैन पे लगाया। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में 0 हो गया। क्लियर सभी को ये चीज़? तो हमने देखो एक्स डायरेक्शन में ही सीएलएम लिखा है। यहाँ वाई की ज़रूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि सब कुछ सिर्फ एक्स में ही मूव कर रहा है, वाई में कुछ मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ वाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक? तो ये सब कुछ लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसमें शानदार। आ जाओ। नेहा और सौरभ की कहानी आ गई। चलो आ जाओ। लेट अस से ये हमारी नेहा खड़ी है इधर। लड़के काफ़ी निराश हो जाते हैं नेहा को ऐसा देख करके, बट कोई बात नहीं। अगर मैं अच्छी सी नेहा बनाऊंगा तो फिर तुम्हारा ध्यान नेहा पे ही रहेगा, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रहेगा तुम्हारा। तो तुम्हारा ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, नेहा पे नहीं। चलो आ जाओ। अभी कुछ मासेस दिए इनके, चलो नोट कर लेते हैं, है ना। लेट अस से थोड़ा चेंज करते हैं। नेहा खा पी के काफ़ी मोटी हो गई, 60 kg की। और ये जो हमारा सौरभ है, ये बेचारा नेहा के प्यार में पतला होता जा रहा है, 50 kg का। ठीक है? और नेहा जम्प्स टुवर्ड्स राइट विद 5 मीटर पर सेकंड। चलो अभी मैं तुम्हें डेटा देता हूँ। ये दोनों ट्रॉली पे खड़े हैं, नीचे का ग्राउंड स्मूथ है। क्लियर? और ये ट्रॉली जो है तुम्हारा, ये राइट साइड जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये क्वेश्चन का डायग्राम है ना। ट्रॉली का मास हम लोग ले लेते हैं
लेट अस से ट्रॉली का मास जो है वो 30 kg है, ठीक है। ट्रॉली का मास कितना है? 30 kgs, क्लियर। और ये दोनों ट्रॉली पे खड़े हैं और ये ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये गिवन है डायग्राम में, ठीक है। अब क्या हुआ, नेहा ने सौरव को देखा, उसने बोली नहीं मुझे तो बात नहीं करना, वो जंप मार दिया उसने इधर, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। मतलब नेहा ने जो 5 मीटर पर सेकंड का जंप मारा वो किसके रेस्पेक्ट में मारा? इस 10 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रॉली का स्पीड बिफोर जंप कितना था? 10। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्वेश्चन का डायग्राम इतना है क्वेश्चन, क्लियर सभी को? वो रिटर्न भी और ये डायग्राम के साथ है, ठीक है। फिर क्या है? देन सौरव जम्प्स टुवर्ड्स लेफ्ट विथ स्पीड 6। अब नेहा कूद गई तो सौरव ने बोला यार यार मुझे भी जाना है उसके पीछे, तो ये उधर से कूद गया, उधर ये आ गया कि नहीं कूदा, ये उधर ही कूद गया टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब ये तो पता ही नहीं कि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप की आफ्टर जंप। तो यहाँ पे अब तुम्हें एक चीज़ नोट करना है, क्या कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप स्पीड है कि आफ्टर जंप, तो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट उसे आफ्टर जंप मान लेना है, क्लियर। अगर क्वेश्चन में पहले तो लिख के दे देगा, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा तो भी लिखा हुआ होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप होगा तो भी लिखा हुआ होगा, बट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप होगा तो हो सकता है ना भी लिखे। मतलब अगर वो लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप तो आफ्टर ही लेना है, बट अगर कुछ भी नहीं लिखा है बस विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली लिख दिया, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे है ना, सौरव जम्प्स टुवर्ड्स लेफ्ट विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकंड विथ ट्रॉली, बस मतलब ये सौरव के जंप करने के बाद जो ट्रॉली की स्पीड होने वाली है उसके रेस्पेक्ट में वो स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, क्लियर। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसको तुम्हें क्या मानना है कि वो आफ्टर जंप होगा, ये रूल है। समझ आ गया सभी को, ठीक है। तो अब हमें इसमें इक्वेशन लिखना है, तो तुम ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ना एक पार्ट में सॉल्व नहीं होगा, तुम्हें फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली निकालनी है। पहले क्या होगा, पहले नेहा जंप मारेगी, नेहा के जंप मारने के कारण ट्रॉली का स्पीड चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। अब क्या होगा, फिर सौरव जंप मारेगा, फिर ट्रॉली का स्पीड चेंज होगा, क्लियर। तो सौरव के जंप मारने के बाद जो फाइनल स्पीड ट्रॉली की आएगी वो तुम्हें निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन 2 पार्ट में सॉल्व होगा, पहले नेहा का जंप और बाद में सौरव का जंप, क्लियर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, आ जाओ। इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में डेटा, कि नेहा ने जो जंप मारा है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम CLM का इक्वेशन लिखेंगे ना। तो CLM इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो फर्स्ट पार्ट आएगा CLM का, क्या फर्स्ट केस, क्या मोमेंटम ऑफ सौरव प्लस नेहा प्लस ट्रॉली जस्ट बिफोर जंप, है ना, जस्ट बिफोर जंप BJ इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ सौरव प्लस नेहा प्लस ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप। मतलब अभी जो मेरा सिस्टम है वो क्या है, सौरव प्लस नेहा प्लस ट्रॉली है ना, ठीक है। हमारा सिस्टम अभी क्या है, सौरव प्लस नेहा प्लस ट्रॉली, क्लियर। तो हमारा ये सिस्टम है, हमें सौरव नेहा और ट्रॉली तीनों को सिस्टम लेकर के चलना है। अब देखो ध्यान से, क्यों मैंने तीनों को सिस्टम लिया, क्योंकि नेहा जब जंप मार रही है तो नेहा ने जो फोर्स ट्रॉली पे लगाया वही ट्रॉली ने यहाँ पे लगाया, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और सौरव को हम सिस्टम के बाहर नहीं रख सकते अभी, क्यों, क्योंकि सौरव भी ट्रॉली के ऊपर ही है, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो इक्वेशन कैसा आएगा, है ना। मैंने सौरव को सिस्टम के बाहर क्यों नहीं निकाला, तुम बोलोगे सर जंप तो नेहा मार रही है, तो नेहा ने जो ट्रॉली पे फोर्स लगाया ट्रॉली ने नेहा पे लगाया, वो कैंसिल हो गया। लेकिन तुम ध्यान से देखो सौरव भी ट्रॉली का पार्ट है ना, अभी सौरव ट्रॉली का पार्ट है, उसे जंप नहीं मारा, तो इसलिए मैं उसको भी सिस्टम के बाहर नहीं कर सकता, मुझे उसे सिस्टम में लेके चलना होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लीनियर मोमेंटम ऑफ सौरव प्लस नेहा प्लस ट्रॉली, बताओ कितना होगा ये, 50 प्लस 60 प्लस 30 इंटू 10 हो गया। ये लीनियर मोमेंटम हो गया प्लस 10। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन को क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव। तो टोटल मोमेंटम इतना हो गया जस्ट बिफोर जंप, जस्ट बिफोर किसका जंप, नेहा का जंप, है ना। अभी मैं नेहा के जंप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस किसका चल रहा है, जब नेहा जंप्स, क्लियर।
अब नेक्स्ट, सौरभ जंप कर गया टुवर्ड्स लेफ्ट, बट वो सेकंड बार में, अभी मुझे क्या लिखना है, नेहा के जंप के जस्ट बाद। तो ध्यान से देखो, लेट अस से जब नेहा जस्ट जंप कर जाती है, उसके बाद हमारे जो ट्रॉली का स्पीड है ना, मान लेते हैं वो हो गया है v, ठीक है। ट्रॉली की स्पीड कितनी हो गई है, v, है ना, या फिर मैं इसको v1 लेके चलता हूँ, फिर जब सौरभ जंप कर जाएगा तो हम उसको v2 ले लेंगे। ये v1 स्पीड मैंने क्या माना, इसको तुम लिखोगे ना, मैं यहाँ v1 लिख दे रहा हूँ, मैं इक्वेशन बना दूंगा, बाद में तुम भूल जाओगे कि ये v1 मैंने क्या लिया था। ये v1 मैंने क्या लिया है, स्पीड ऑफ ट्रॉली जस्ट आफ्टर नेहा जंप्स, ठीक है, लिखना उसे यहाँ पे साइड में ना, ये v1 क्या है, स्पीड ऑफ ट्रॉली जस्ट आफ्टर नेहा जंप्स। तो ध्यान से देखो, अब क्या होगा, अब तो नेहा जंप मार गई है ना, तो अब नेहा तो जंप मार गई, तो ट्रॉली v1 स्पीड से जा रहा है, तो सौरभ भी v1 स्पीड से जा रहा होगा, क्योंकि सौरभ ट्रॉली के ऊपर खड़ा है। तो यहां जो मैं मोमेंटम लिख रहा हूं अभी, सौरभ और ट्रॉली की लिख रहा हूं, वो कितना आएगा, 50 + 30 × v1। ये अभी मैंने सिर्फ सौरभ और ट्रॉली का मोमेंटम लिखा है, और ध्यान से देखो, मैंने डायरेक्शन अज्यूम कर लिया और इस v1 के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। क्लियर, अगर वो साइन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन सोचा वो गलत सोचा, ठीक है। तो मैं उसको वेक्टर अज्यूम करके पॉजिटिव v1 लिख रहा हूँ, सॉरी, वेक्टर का ऑलरेडी मैंने साइन यूज़ कर लिया, v1 मतलब मैंने वैल्यू डाल दी, है ना। अब अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो मैं समझूंगा कि मैंने सोचा था वो सही था। क्लियर, तो ये v1 हो गया। तो ये अभी किसका मोमेंटम लिखा मैंने ट्रॉली और सौरभ का लिखा है, बट मेरा सिस्टम अभी क्या है, सौरभ, नेहा और ट्रॉली, तो मुझे अब नेहा का मोमेंटम इसमें ऐड करना है। तो नेहा का मोमेंटम क्या होगा, तो नेहा का मास है 60। अब नेहा की वेलोसिटी में क्या लिखूंगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। 5 है उसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, मतलब 5 + 10, है ना, 5 + 10। क्लियर सभी को, ये 5 + 10 कैसे आया, अगर तुम्हें डाउट है तो कर लेना। वेलोसिटी ऑफ नेहा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू नेहा विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर सभी को ये, तो ये वैल्यू इसलिए 5 + 10 हो गई। अब मुझे बताओ, ये 10 क्यों लिया मैंने, v1 क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप लिखा है, मतलब तुम्हें यहाँ पे ट्रॉली का वो स्पीड यूज़ करना है जो नेहा के जंप करने के पहले था, इसलिए मैंने 10 लिया। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, तो मैं 5 + v1 लिखता नेहा की स्पीड। समझ आ गया सभी को। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये ट्रॉली पीछे जा रहा होता तो मैं यहाँ 5 - 10 लिखता ना। तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है ना, इसीलिए वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ नेहा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू नेहा विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तुम जब ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते, अभी तुमने उसको +10 लिखा क्योंकि ट्रॉली राइट साइड जा रहा है, बट अगर ट्रॉली लेफ्ट जा रहा होता तो ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम यहाँ पे -10 लिखते ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। यहाँ से v1 की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v1 की। काम करते हैं, v1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं ना। ये LHS क्या हो गया तुम्हारा 1400 है ना, और ये क्या हो गया 80 v1 प्लस 60 × 15 कितना हो जाएगा 900, ठीक है। तो इससे v1 की वैल्यू क्या आई 500/80, 50/8, 25/4। तो v1 की वैल्यू आ गई 25/4 मीटर/सेकेंड और पॉजिटिव आया। मतलब मैंने जो सोचा था वो सही था। मतलब जब नेहा जंप कर जाएगी तो ट्रॉली की स्पीड कितनी हो जाएगी 25/4 मीटर/सेकेंड। बट ये मेरा आंसर नहीं है अभी, है ना, ये मेरा आंसर नहीं है। अगर उसने पूछा होता कि जस्ट आफ्टर नेहा जंप ट्रॉली की स्पीड कितनी है तो ये मेरा आंसर हो जाता, बट उसने फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली बोली। अब राहुल भी जंप करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मेरा सिस्टम क्या हो गया, ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। 110, 140, 1400 आ गया, 80 v1 आ गया, 15 × 60 900 ना, तो 500/80, 500/80 आ गया तुम्हारा 25/4 है ना, 20 से डिवाइड हो गया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे बताओ, अब तो नेहा जंप कर गई ट्रॉली से, अब वो चल गई ज़मीन पे। अब उस ज़मीन पे गिरने के बाद उस बेचारी के साथ क्या हुआ हमें नहीं मालूम। अब हमारा सिस्टम सौरभ और ट्रॉली हो गया। तो ध्यान से देखो अब क्या क्वेश्चन बनेगा, है ना। नेक्स्ट फिर से अपनी ट्रॉली आई, ठीक है, ठीक है। ये हमारी ट्रॉली है, इसको हम अपना पुराने कलर का कर लेते हैं। अब इसके ऊपर कौन है, अब इसके ऊपर सौरभ है, ठीक है, ये सौरभ। और इस वक्त ये ट्रॉली कितनी स्पीड से जा रही होगी, इस वक्त ये ट्रॉली
जा रही होगी v1 स्पीड से, जिसकी वैल्यू तुमने 25/4 निकाली है, क्योंकि नेहा जंप कर चुकी है, ठीक है। तो अब मेरा सिस्टम है सौरभ प्लस ट्रॉली विच इज गोइंग विथ अ स्पीड ऑफ कितना 25/4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर सभी को? अब सौरभ ने मारा जंप। कितनी स्पीड से जंप मारा सौरभ ने? तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि उसने जंप मारा 6 मीटर पर सेकेंड से विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। इसका मतलब ये जो स्पीड है वो होगा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, जो ट्रॉली की स्पीड आफ्टर जंप आएगी, है ना, जो सौरभ के जंप के बाद आएगी ट्रॉली की स्पीड। तो हम देखते हैं कि सौरभ के जंप के बाद ट्रॉली की स्पीड कितनी हो जाएगी, और वही मेरा आंसर है। तो उसको लेटस से मैंने अज्यूम कर लिया कि आफ्टर जंप सौरभ की ये स्पीड हो जाएगी ट्रॉली की v। क्लियर? तो अब तुम यहाँ पे भी लिखोगे, नोट करोगे, v क्या है? स्पीड ऑफ ट्रॉली जस्ट आफ्टर सौरभ जंप्स। क्लियर? तो अब हम फिर से अपना CLM इक्वेशन लिखेंगे, है ना। अब मेरा ये सेकंड केस आ गया CLM का, ठीक है। अब मेरा सिस्टम कौन है बताओ? सेकंड वाले केस में यहीं पे इक्वेशन में लिखता हूँ, फिर से मैं CLM का इक्वेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सौरभ प्लस ट्रॉली बिफोर जंप या जस्ट बिफोर जंप, इनफैक्ट, है ना, जस्ट बिफोर जंप, ठीक है, B.J विल बी इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सौरभ प्लस ट्रॉली जस्ट AJ, है ना, जस्ट AJ। तो देखो सौरभ और ट्रॉली का टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर जंप कितना है? दोनों स्पीड से जा रहे हैं क्योंकि अभी उसने जंप नहीं मारा है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? सौरभ का मास कितना था 50 kg, ट्रॉली का मास कितना था 30 kg, और स्पीड कितना था v1, मतलब 25/4। क्लियर सभी को? इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सौरभ एंड ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप। तो आफ्टर जंप क्या हो गया? अब ट्रॉली और सौरभ की स्पीड अलग अलग हो गई क्योंकि सौरभ जंप मार चुका है। तो ट्रॉली का मोमेंटम कितना होगा? 30 × v। देखो मैंने इस v को यूज कर लिया विथ साइन, प्लस v डाला ना मैंने। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो अगर पॉजिटिव आ गया मतलब मैंने जो डायरेक्शन सोचा वो सही है, और नेगेटिव आ गया मतलब मैंने जो डायरेक्शन सोचा वो गलत है। 30v ये ट्रॉली का मोमेंटम हो गया, प्लस सौरभ का मोमेंटम कितना होगा? सौरभ का मास 50 kg इंटू, अब बताओ क्या लिखूं मैं इस ब्रैकेट में? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे वेलोसिटी ऑफ सौरभ लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तुम ध्यान से देखो, मैं इसे लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी -6 + v, -6 + v। क्यों -6 + v? ध्यान से देखो, है ना। तुम्हें क्या लिखना था? वेलोसिटी ऑफ सौरभ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ सौरभ विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सौरभ विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कैसा है? -6 लूंगा ना मैं पीछे, क्योंकि वो पीछे जंप मारा है उसने। क्यों? क्योंकि मैं आगे का डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव। और ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे कौन सा लेना है? क्वेश्चन में जस्ट उसने बोला कि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है, मतलब मुझे आफ्टर जंप वाला लेना है v। इसके सामने प्लस साइन, क्यों? क्योंकि ये v मैंने राइट साइड अज्यूम किया। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा फाइनल आंसर वही है। समझ आया सभी को? अच्छे से क्वेश्चन को देखो और इसको समझो, है ना, कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? और इसे हम कर लेते हैं कंप्लीट, है ना। ये 80 हो गया तुम्हारा, 4 टाइम्स चला गया, 80 से 20, 20 × 25 500 हो गया। ये इज इक्वल टू 30v माइनस 50 × -6 कितना हो जाएगा? -300 प्लस 50v, तो ये 800 हो गया इस तरफ आके, इज इक्वल टू 80v। तो तुम्हें अपना फाइनल v कितना मिल गया? 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, है ना, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओ, ट्रॉली की स्पीड फिर से उतनी हो गई, है ना, जितनी शुरू में थी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, ये ऐसा इस क्वेश्चन में हो रहा है। तुम कैलकुलेशन जस्ट चेक कर लेना मैंने सब सही किया नहीं किया, है ना। ट्रॉली की स्पीड जस्ट बिफोर जंप, तो सौरभ की स्पीड क्या थी जो दिया था? वो जस्ट आफ्टर जंप था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे -6 + v किया। जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लो, ये 20 टाइम्स जाएगा 80 से, है ना, ट्रॉली प्लस सौरभ का सिस्टम 50, तो ये 500 हो गया। और ये वैल्यू तुम्हारी 30v हो गई, ये -300 प्लस 50v, है ना, तो 80v इज इक्वल टू 800, तो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ट्रॉली का फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। जब नेहा ने जंप किया था उसके जस्ट बाद ट्रॉली की स्पीड कितनी हुई थी? 25/4 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर सभी को ये चीज़? तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो और मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे तुम खुद से सॉल्व करो, ट्राई करने, है ना, खुद से ट्राई करो कि तुमसे सॉल्व हो जाए। आ जाओ। ठीक है, ये अपना फिर से सेम ट्रॉली है और मान लेते हैं कि इस बार हमने, चलो सौरभ को इधर खड़ा कर देते हैं और नेहा को इधर खड़ा कर देते हैं। क्लियर? अभी मास ले लेते हैं इन दोनों की। चलो इस बार सौरभ को मोटा कर देते हैं और नेहा को पतला कर देते हैं। या नहीं, चलो दोनों का मास सेम ही रखते हैं, फिर तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो ये बेचारा अभी भी पतला ही है और नेहा जो है वो अभी भी मोटी है। और सौरभ ने जंप मारा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ट्रॉली की स्पीड ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ट्रॉली अपना जा रहा है राइट साइड 20 मीटर्स पर सेकंड से, लेटर से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सौरभ जंप मार गया टुवर्ड्स राइट, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, बस इतना ही लिखा है। फिर नेहा ने जंप मारा, क्या उसने देखा बेचारा इतना पतला हुआ जा रहा मेरे प्यार में, चलो इससे बात तो कर लें, तो ये बेचारा, इस बेचारे ने भी जंप मार दिया, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, मतलब नेहा के जंप करने के पहले जो ट्रॉली की स्पीड थी वो, है ना, उसके रेस्पेक्ट में नेहा ने जंप मारा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हें ट्रॉली की फाइनल स्पीड बतानी है। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिखो, फाइनल आंसर निकालो, फिर देखना कि मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ बोर्ड पे। क्लियर? चलो आ जाओ। CLM, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सौरभ प्लस नेहा प्लस ट्रॉली जस्ट बिफोर जंप। किसके जंप के? जस्ट बिफोर सौरभ जंप, क्योंकि पहले कौन जंप कर रहा है, सौरभ, विल बी इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सौरभ प्लस नेहा प्लस ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप। किसके आफ्टर जंप? सौरभ के। मतलब अभी मैं किसके जंप का क्वेश्चन कर रहा हूँ, सौरभ के जंप का डिस्कशन हो रहा है अभी, है ना। जैसे यहाँ पीछे वाले में पहले किसने जंप किया था, पिछले वाले में पहले नेहा ने जंप किया था, फिर ये सेकंड वाला क्या है, जब सौरभ जंप कर रहा है ना, वो इसका इक्वेशन था। अभी यहाँ पे पहले सौरभ जंप मारा है ना, तो सौरभ ने बोला कि यार अब मोह माया उठ गया, अब जीवन में कुछ रखा नहीं है, कूद जाते हैं, तो नेहा उसे बचाने दौड़ी है शायद, बट देखते हैं क्या होता है। फाइनल स्पीड तुम लोगों ने सही निकाला या नहीं निकाला, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आफ्टर जंप है ना एंड बिफोर जंप, तो पूरा सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बताओ। ट्रॉली का, अच्छा ट्रॉली का मास तुम लोगों ने आई थिंक खुद से 30 ले लिया होगा, है ना, 30 लो, जो पिछले बार में मासेस थे, मासेस इस बार भी वही है ना, 60 + 50 + 30। अगर नहीं लिया था तो अभी पॉज करके फिर से कर लो इस क्वेश्चन को, है ना। v की वैल्यू कितनी, +20। क्यों? मैं राइट साइड को पॉजिटिव मान रहा हूँ। तुम देखो ये चीज़ मैं बिल्कुल करता ही करता हूँ, मैं जैसे ही वेक्टर की वैल्यू डालता हूँ मैं तुरंत वहाँ डायरेक्शन मानता हूँ, फिर लिखना चालू करता हूँ। तुम्हें ये आदत होनी चाहिए। ठीक है, अब सौरभ प्लस नेहा प्लस ट्रॉली आफ्टर जंप। अब देखो, मान लेते हैं सौरभ के जंप करने के बाद जो ट्रॉली की स्पीड हो गई है, लेट अस से वो हो गई है v1। ठीक है, तो अब सौरभ तो कूद गया, तो नेहा और ट्रॉली दोनों v1 से ट्रैवल करने लगे होंगे, है ना। नेहा और ट्रॉली दोनों कितने से ट्रैवल करने लगे होंगे, v1 से, मतलब 60 + 30 × v1। अब सौरभ का मोमेंटम मुझे इसमें ऐड करना है, तो सौरभ कितने से कूदा है, सौरभ 10 मीटर पर सेकंड से कूदा है ना। सौरभ कितने से जंप मारा है, सौरभ ने 10 मीटर पर सेकंड से। क्लियर, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। तो आफ्टर जंप सौरभ के ट्रॉली की स्पीड कितनी है, v1। तो यहाँ ब्रैकेट में कितना आएगा टर्म, है ना, ब्रैकेट में जो तुम्हारा टर्म आएगा दैट विल बी सौरभ का मास 50 kg है और ब्रैकेट में आएगा 10 + v1, है ना, +10 + v1। सौरभ ने राइट जंप किया, ट्रॉली भी v1 से जा रहा है आफ्टर जंप। याद रखना इस बार सौरभ की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखी है सिर्फ, मतलब वो 10 विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप है, इसलिए सौरभ की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 + v1 होगी, 10 + 20 नहीं होगी। क्लियर सभी को? तो यहाँ से अब v1 की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले आओ करते हैं v1 की वैल्यू निकालते हैं। यह आ गया 140 × 20, 2800 आ गई, है ना।
इक्वल टू 90v1 प्लस 500 प्लस 50v1। तो ये हो गया तुम्हारा 2300 इज इक्वल टू 140v1। मतलब v1 की वैल्यू कितनी हो गई 2300 बाई 140, मतलब 230/14, मतलब 115/7 ना, 115/7 ये हो गया v1। मतलब जब सौरभ जंप मार गया उसके बाद ट्रॉली की स्पीड कितनी हो गई 115/7। मतलब अब सौरभ जंप मार के कूद गया नीचे और नेहा और ट्रॉली दोनों इस स्पीड से चल रहे हैं अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का। जब नेहा ने जंप मारा, क्लियर, तो अब नेहा के जंप की कहानी लिखते हैं हम लोग, आ जाओ। तो ये ट्रॉली हमारी और नेहा किसकी पता नहीं, चलो ये अब केस ये है कि जो नेहा है और ट्रॉली है ये दोनों के दोनों कितने से जा रहे हैं, अब ये दोनों के दोनों v1 इज इक्वल टू 115/7 से जा रहे हैं। ठीक है, अब नेहा ने जंप मार दिया टुवर्ड्स लेफ्ट। कितने से जंप मारा इसने स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड। तो नेहा का जंप का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और वो है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है वो इस 115/7 के रेस्पेक्ट में है। क्लियर सभी को। अब मान लेते हैं नेहा के जंप करने के बाद ट्रॉली की जो फाइनल स्पीड है लेट अस से वो v हो गई। ठीक है, तो हम फिर से CLM का इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ, है ना, सौरभ तो जंप कर गया तो हमारा सिस्टम है नेहा प्लस ट्रॉली जस्ट बिफोर जंप will be equal to linear momentum of नेहा प्लस ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप। ये किसके जंप की बात हो रही है ना, अभी किसने जंप मारा है, नेहा ने। तो अब हम बात कर रहे हैं नेहा जंप्स की। इसके पहले डिस्कशन हुआ सौरभ जंप्स का, तो ये CLM का इक्वेशन है ना। तो नेहा का जंप हुआ तो नेहा प्लस ट्रॉली का मोमेंटम कितना बताओ। जब नेहा ने जंप नहीं मारा उसके पहले तो दोनों के दोनों 115/7 से जा रहे थे, मतलब 60 + 30 इंटू 115/7 है ना, प्लस 115/7 क्यों, क्योंकि राइट डायरेक्शन में है। अब नेहा प्लस ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप, तो ट्रॉली की वेलोसिटी आफ्टर जंप कितनी हो गई है v, तो ट्रॉली का मोमेंटम हो गया 30v। ठीक है, अब नेहा का मोमेंटम, नेहा का मास 60, बोलो नेहा की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन है ना, वो होगा -5 प्लस कितना ट्रॉली बिफोर जंप, मतलब 115/7। दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 115/7 -5 + 115/7। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। इसमें से v की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। वो कैलकुलेशन मैं करने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हारी इक्वेशन सही है तो तुम्हारा आंसर भी सही आया होगा, कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, तो ये बिल्कुल शानदार मैंने तुम्हें सीधा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराया है ना, जिसमें कि 2 लोग जंप कर रहे हैं और अब तुमसे अगर एक जंप का क्वेश्चन आया एग्जाम में भी है ना, तो वो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने जस्ट ये क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कराया है कि तुम्हें ज़्यादा इक्वेशन लिखने की आदत पड़े। समझ आया। नीट के एग्ज़ाम में सिंगल जंप का ही क्वेश्चन आएगा, जेई में तुम्हें हो सकता है 2 जंप वाला क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर, बट हमें आना पूरा चाहिए है ना, तभी भावनाओं को समझेंगे तब तो मज़ा आएगा। इजी क्वेश्चन इजी कब लगेगा, जब हमें टफ क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा ट्रॉली प्रॉब्लम्स की कहानी थी पूरी की पूरी है ना। नेक्स्ट इज गन बुलेट प्रॉब्लम्स। गन बुलेट प्रॉब्लम्स क्या होता है, सेम एज ट्रॉली प्रॉब्लम्स। वो क्या बोलेगा, यहाँ देखो मैंने गन को भी ट्रॉली के ऊपर चढ़ा करके रखा है ना, ये गन ही है, मुझे पता है गन जैसा लग नहीं रहा, बट तुम इसे मान लो कि ये गन है। ठीक है, अब क्या होगा, इस गन के अंदर बुलेट्स होंगे। तो जब तुम बुलेट फायर करोगे ना तो क्या होता है, गन बुलेट पे फोर्स लगाता है, बुलेट गन पे फोर्स लगाता है। अब अगर मैं सिर्फ गन को अपना सिस्टम ले लूँ तो क्या होगा, बुलेट गन पे फोर्स लगा रहा है तो गन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब गन के पास वेलोसिटी कहाँ से आएगी, मैंने उसको ट्रॉली पे चढ़ा के रखा है, जिस वेलोसिटी से ट्रॉली जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से गन जाएगा। ये गन फिक्स है इसके ऊपर। हाँ ठीक है, गन इस ट्रॉली के ऊपर फिक्स है। मैंने सीधा ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि जिसमें गन रेस्ट पे नहीं है। इसका एक स्पेशल केस भी होता है जिसमें गन रेस्ट पे होता है, वो मैं तुम्हें कराऊंगा।
ठीक है। बट पहले मैं तुम्हें जनरल केस बन करा रहा हूँ, पहले एडवांस लेवल कर लेते हैं, जिसमें गन ट्रॉली पे रखा है, ट्रॉली भी भाग रहा है। अब क्या होगा मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। जैसे पहले जब सौरभ जंप मार रहा था तो सौरभ ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा था, जिस कारण ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज हो जा रही थी, बट सौरभ प्लस ट्रॉली सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता था। उसी तरह यहाँ क्या होगा, जब ये बुलेट चलेगा तो क्या होगा, बुलेट गन के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ये गन और ट्रॉली दोनों को एक ही मान लो, क्यों, क्योंकि गन इसके ऊपर फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रहा। क्लियर। तो गन और ट्रॉली एक ही पार्ट है, बस गन को वेलोसिटी देने के लिए मैंने नीचे एक ट्रॉली बना रखी है, बट गन ट्रॉली पे फिक्स है, तो ये पूरा एक ही बॉडी है। ठीक है। तो बुलेट गन पे फोर्स लगाएगा तो गन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन बुलेट ने जो फोर्स लगाया गन पे वही गन लगाएगा बुलेट पे, तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। तो वही चीज़ अपने को सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ बनाने हैं। जस्ट फिर से CLM लिखने का प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। नीचे से हमारा सरफेस स्मूथ, कोई भी फोर्स नहीं लगाने वाला इसके ऊपर। मान लेते हैं इसके अंदर एक बुलेट है, ठीक है, क्लियर। ये बुलेट इसके अंदर है और हम लोग कुछ मासेस मानते हैं। मान लो गन प्लस ट्रॉली है ना, गन प्लस ट्रॉली कैपिटल M है, और जो तुम्हारा बुलेट का मास है लेट अस से वो स्मॉल m है। लिखोगे इसे, है ना, कैपिटल M किसका मास है, गन प्लस ट्रॉली का। कैपिटल M किसका मास है, गन प्लस ट्रॉली मिला करके, ठीक है। स्मॉल m किसका मास है, बुलेट का, ठीक है। अब सॉरी, जैसे लास्ट टाइम वहाँ पे बिफोर जंप आफ्टर जंप था ना, वैसे ही यहाँ पर एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं मजल वेलोसिटी। मजल, MUZZLE, मजल वेलोसिटी। अब ये मजल वेलोसिटी क्या है ना, मजल वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। बस जैसे वहाँ पे आफ्टर जंप वाला केस था ना, वही चीज़ यहाँ पर है। मतलब वो बुलेट की वो वेलोसिटी है ना, मजल वेलोसिटी क्या है, बुलेट की वो वेलोसिटी जो विथ रेस्पेक्ट टू गन होगी, और गन की कौन सी वेलोसिटी लोगे, जो आफ्टर फायरिंग आएगी। समझ आया? देखो ध्यान से, नहीं आया अगर समझ तो देखो। मान लो ये पूरा सिस्टम V0 स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तुमने बुलेट फायर किया। अब ये जो बुलेट है तुम्हारा, लेट अस से ये यहाँ पे आ गया। क्लियर सभी को? जब ये बुलेट यहाँ पर आ गया है ना, तो मान लेते हैं बुलेट फायर हुआ है विद स्पीड u, तो यहाँ पे इसी को मैं u बोल रहा हूँ, मजल वेलोसिटी u। तो ये u वेलोसिटी इस बुलेट की किसके रेस्पेक्ट में है, इस गन के रेस्पेक्ट में। गन के रेस्पेक्ट में लो या ट्रॉली के रेस्पेक्ट में लो, दोनों गन और ट्रॉली की स्पीड हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि गन ट्रॉली के ऊपर फिक्स है। इस बात को लिख लेना, ठीक है। अब मान लेते हैं जब बुलेट फायर हो गया, उसके बाद ट्रॉली की स्पीड कितनी हो गई है, लेट अस से v हो गई है, तो गन की स्पीड भी v हो गई होगी, ठीक है। तो अपने को अब CLM का इक्वेशन लिखना है। मैं फिर से कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बुलेट गन के अंदर है, गन ट्रॉली के ऊपर फिक्स है, सब के सब V0 स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तुमने बुलेट फायर किया, बुलेट u स्पीड से निकला, जिसके कारण ट्रॉली की जो फाइनल स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, v हो गई। और क्योंकि गन ट्रॉली पे फिक्स है, इसलिए गन का भी फाइनल स्पीड v हो गया। क्लियर सभी को ये चीज़? अब इसका CLM का इक्वेशन कैसा लिखाएगा, तो इसका CLM का इक्वेशन लिखाएगा मोमेंटम ऑफ, है ना, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट जस्ट बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट जस्ट आफ्टर फायरिंग, BF एंड AF, ठीक है। अब देखो, जस्ट बिफोर फायरिंग क्या केस है, ये सब कुछ एक साथ V0 स्पीड से जा रहा था, तो m प्लस स्मॉल m इंटू V0, और जस्ट आफ्टर फायरिंग क्या हो गया, गन और ट्रॉली की स्पीड कितनी हो गई, v, मतलब कैपिटल M इंटू वी। अब ये कैपिटल M क्या था, गन और ट्रॉली दोनों का मिला के मास है ना। V0 क्या है, फायरिंग करने के पहले गन और ट्रॉली की वेलोसिटी। v क्या है, फायरिंग करने के बाद गन और ट्रॉली की वेलोसिटी। u क्या है, मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन। सारे टर्म्स तुम्हारे नोट में लिखे होने चाहिए। अब ये तो मैंने गन का मोमेंटम लिख दिया। अब बुलेट का मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, स्मॉल m इंटू दिस। अब बोलो ये u किसके रेस्पेक्ट में है, इस v के रेस्पेक्ट में, है ना, गन आफ्टर फायरिंग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, u प्लस v। ये तुम्हारा CLM का इक्वेशन है। क्लियर सभी को ये चीज़?
तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें अपना जो भी वेलोसिटी पूछा जाएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें ना। लेट अस से हमारे पास एक बुलेट है, इसके अंदर और सारा डेटा हम लोग ले लेते हैं ना। आ जाओ, क्वेश्चन में क्या दिया है कि कैपिटल M मतलब मास ऑफ गन प्लस बुलेट है ना, मास ऑफ गन प्लस बुलेट। लेट अस से उसने दिया, सॉरी गन प्लस बुलेट नहीं, गन प्लस ट्रॉली है ना, मास ऑफ गन प्लस ट्रॉली जो दिया है, लेट अस से उसने दिया है कुछ 10 kg। ठीक है, मास ऑफ बुलेट स्मॉल m, लेट अस से उसने दिया है कुछ, कैलकुलेशन अपना हम इजी रखने के लिए क्या ले लें बताओ, लेट अस से 0.5 kg ले लेते हैं। ठीक है, 500 ग्राम का बुलेट ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, बड़ा बुलेट है। ठीक है, और क्वेश्चन में डेटा क्या दिया होता है पता है, मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी मान लो उसने दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, और इनिशियली ये दिया है कि ये पूरा सिस्टम ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड से। ये दिया हुआ है पूरा सिस्टम कितने जा रहा है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। गन प्लस ट्रॉली मिला के मास 10 kg है, बुलेट का मास 500 ग्राम है, मजल वेलोसिटी बुलेट की 100 मीटर पर सेकेंड है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन जस्ट आफ्टर फायरिंग। फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन जस्ट आफ्टर फायरिंग। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो अब देखो ध्यान से, सीएलएम का इक्वेशन लिखते हैं, आ जाओ। क्या सीएलएम लिखने वाला हूँ मैं एक्स में लिखने वाला हूँ सीएलएम, और क्या लिखने वाला हूँ, टोटल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट जस्ट बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट जस्ट आफ्टर फायरिंग। ठीक है, कुछ रटना नहीं है तुम्हें, मोमेंटम लिखना है। बताओ, शुरू में सब कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, मतलब गन प्लस बुलेट का मास 10 kg प्लस 0.5 kg का बुलेट, सब कुछ कितने से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये LHS क्या हो गया तुम्हारा, अभी गन और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम है ना। अब फाइनल मोमेंटम लिखना है अपने को। ठीक है, मतलब फायर करने के बाद। ठीक है, जो जस्ट बिफोर होता है उसको हम इनिशियल मोमेंटम कहते हैं, जस्ट आफ्टर वाले को फाइनल मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अब फायर करने के बाद गन की स्पीड मान लिया मैंने हो गई v। क्लियर, तो मुझे बताओ गन का मोमेंटम कितना हो गया, 10v प्लस बुलेट का मोमेंटम लिखना है ना, तो मजल वेलोसिटी कितनी है, 100। तो 100 किसके रेस्पेक्ट में होता है, आफ्टर फायरिंग, क्योंकि मजल वेलोसिटी का डेफिनेशन ही वही है ना। तो तुम क्या लिखोगे, 100 प्लस v। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, तुम्हें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 10.5 इंटू 20 कितना आया, 10.5 20 कितना आ गया, 210 है ना, इक्वल टू 10v प्लस ये आ गया 50 प्लस 0.5v, तो ये आ गया 160 इक्वल टू 10.5v। तो v की वैल्यू क्या होगी, 160/10.5। तो इसे कैलकुलेशन कर लो तुम लोग खुद से, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 21 और 5 टाइम्स करोगे तो ये कितना आएगा, 32। 320/21 आ रहा है शायद, ये देख लेना ना। ये ट्रॉली की फाइनल स्पीड हो जाएगी ना, 15 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड, जो पहले 20 से जा रहा था। बुलेट फायर करने के बाद कितने जाने लगा, 15 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अच्छा मान लो इस बुलेट में इस गन में एक ही बुलेट ना हो, एक और बुलेट हो, वो भी उसने फायर किया, उसके बाद कौन सी क्या वेलोसिटी होगी। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी आ गई इसकी ना 320/21, मान लो अब ये फिर सेकंड बुलेट फायर करेगा, तो सेकंड बुलेट फायर करने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, फिर ऐसे ही एक सीएलएम का इक्वेशन बनाओगे। थर्ड बुलेट फायर करने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, फिर ऐसे ही सीएलएम का इक्वेशन बनाओगे। समझ आया। हाँ, बट सिर्फ ध्यान तुम्हें क्या रखना है कि जो मास ऑफ बुलेट है जो तुम ले रहे हो बार बार, अगर एक से ज़्यादा बुलेट होगा तो इनिशियल मोमेंटम में तुम्हें, जैसे अभी मैंने देखो इनिशियल मोमेंटम में एक ही बुलेट का मास लिया क्योंकि मैंने इसके अंदर एक ही बुलेट बनाया, बट एक से ज़्यादा होंगे तो वो सबका मास तुम्हें वहाँ पर लेना पड़ेगा। क्लियर। बट सिंपल सा पॉइंट है ये, इसमें ज़्यादा अपने को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी कि सीएलएम का इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है। अब इसमें ना एक टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं,
रिकॉइल वेलोसिटी, तुम देखो ये मैंने पीछे वाला वेलोसिटी निकाल लिया, एक टर्म आता है रिकॉइल वेलोसिटी। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या है, इफ v नॉट इक्वल टू 0 देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज रिकॉइल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज रिकॉइल वेलोसिटी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझो है ना पहले। रिकॉइल, मान लो तुम्हारे हाथ में गन है, जब तुम ऐसे गोली चलाते हो तुम्हारा गन ऐसे पीछे झटका मारता है, वही चीज़ है। क्यों गन हाथ से पीछे यार झटका मारता है जब हम गन फायर करते हैं, क्योंकि जो फोर्स मैंने बुलेट पे लगाया वो बुलेट ने गन पे लगाया, वही बुलेट का फोर्स हम पीछे ऐसे फील करते हैं। क्लियर? और उसी फोर्स के कारण तो ये स्पीड कम हुआ, देखो है ना, इनिशियली ये कितने से जा रहा था, ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, अब ये 15 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो यहाँ पे गन और इनिशियली मूव कर रहा था, बट अगर मैं बोल दूं कि वी नॉट अगर 0 है, मतलब गन इनिशियली खड़ा है, मैं बंदूक लेके खड़ा हूँ, कहीं मूव नहीं कर रहा है ना, मतलब वी नॉट की वैल्यू 0, तब जिस स्पीड से गन पीछे झटका मारता है उस वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी बोला जाता है। तो अगर तुम्हें रिकॉइल वेलोसिटी पूछा जाए तो बस तुम ये कैलकुलेट कर लेना कि गन की इनिशियल स्पीड 0 मान लेना, और यही CLM लिख करके गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकाल लेना। समझ आया सभी को? तो उसको हम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बोलते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से तुम रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हो ना गन का इजीली। बोलो LHS 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू mv प्लस mu प्लस mv, है ना। तो यहाँ से तुम्हें अगर v की वैल्यू चाहिए ना, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर तुम्हारा mu हो जाएगा v इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस mu m प्लस कैपिटल, ये हो जाएगा तुम्हारा रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, जहाँ u क्या है, मजल वेलोसिटी। तो देखो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, क्यों? क्योंकि जब भी तुम खड़े होकर बंदूक मारोगे तो बंदूक हमेशा पीछे की तरफ झटका मारता है, तो उसकी वेलोसिटी हर बार पीछे ही आनी है, तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। क्लियर सभी को? ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया। क्या क्या कवर कर लिया हमने आज CLM के इक्वेशन की और प्रैक्टिस की, ट्रॉली प्रॉब्लम्स में और गन बुलेट प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ ऐसे। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स, और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।